आप सबका एसके पाठक फिजिक्स क्लासेस के हिंदी मीडियम के द्वितीय वर्जन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव, इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो जब परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डिफर इन नेचर, दो आवेश किसी अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो वे वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। किसी आवेश एवं दोनों आवेशों के मध्य दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे स्मॉल वेक्टर p से व्यक्त करते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आपसे बन जाएगी। ठीक है, तो किसी वैद्युत द्विध्रुव को यदि हम इस तरह से व्यक्त करें, जैसे ये देखिए पॉइंट चार्ज है, ये दूसरा बिंदु आवेश है, और सपोज यहाँ पर मान लिया कि ये धन आवेश है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। अब ये दोनों परिमाण में बराबर है और इनकी दूरी बहुत कम है, बहुत न्यूनतम दूरी है, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और मान लीजिए इसको हमने नाम दे दिया A और इसका नाम दे दिया B, और इनकी बीच की दूरी को हमने व्यक्त कर दिया मान लो 2L से। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। समझ में आया? अच्छा, अब दो आवेशों की बीच की दूरी को द्विध्रुव लंबाई कहते हैं, डायपोल लेंथ, तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को वैद्युत द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। तो ये जो लाइन A से B जा रही है इसे वैद्युत द्विध्रुव अक्ष कहते हैं और ये निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। अब वैद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र कहते हैं, इंग्लिश में डायपोल फील्ड कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ H2, N2, O2, ये जो आपके सामने उदाहरण लिखा है ये ऐसे अणु हैं जिनमें धनावेशों और ऋणावेशों के केंद्र संपाती हैं, जिनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये जो दोनों आवेश दिख रहे हैं धनावेश और ऋणावेश, ये दूर दूर दिख रहे हैं, लेकिन इसमें धनावेश और ऋणावेश बिल्कुल पास पास होते हैं और यहाँ तक कि एक के ऊपर होते, ओवरलैप होते हैं। यहाँ पर धनावेश है तो उसी के ऊपर ऋणावेश है। अब प्रश्न उठता है कि जब ये दोनों ओवरलैप हैं तो वैद्युत द्विध्रुव कैसे हो गए? तो ऐसे अणुओं को अध्रुवी अणु कहा जाता है, नॉन पोलर अणु कहा जाता है। तब कहा जाए कि इसे वैद्युत द्विध्रुव कैसे कहेंगे? तो अब आप क्या कहेंगे कि जब इन अणुओं को हम किसी विद्युत क्षेत्र में रख दें, जब किसी भी विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं, अल्प दूरी उत्पन्न हो जाती है। ये लिखा है 12 बहुत बड़ा दिख रहा होगा, पर ये अल्प दूरी होती है, राइट। इसलिए इसे वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। कब? जब ये विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तब। लेकिन उदाहरण के लिए मान लीजिए हम आपको कहें कि H2O, NH3, HCl, ये सब ऐसे अणु हैं जो पहले से वैद्युत द्विध्रुव हैं। इसमें धनावेश और ऋणावेश के बीच में अल्प दूरी पहले से होती है, इसलिए ये वैद्युत द्विध्रुव हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल हैं। इनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं है बल्कि थोड़ा सा एक दूसरे से दूर है। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आई। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर देते हैं। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, ये कहा जाए वो सिंपल है कि किसी भी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और उस आघूर्ण को P से व्यक्त करते हैं, स्मॉल p, वेक्टर P लगा क्योंकि ये सदिश राशि है। अब इसका सूत्र आपने अभी कहा कि किसी भी एक आवेश से प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन परिमाण तो प्लस का प्लस है होता है, परिमाण माइनस का भी प्लस हो जाएगा, और उनके बीच की दूरी कितनी है? 2L, और यहाँ पर वेक्टर लगाएंगे। ध्यान देना है वेक्टर हमेशा L के ऊपर लगाएंगे। 2 और Q ये दोनों अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है, ये संख्या अदिश राशि है।
तो ये तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, या वैद्युत द्विध्रुव लिखा है, आघूर्ण की बात कर रहा हूं तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे व्यक्त किया, P से। और अब ये एक सदिश राशि इसलिए। अब अगर कोई कहे कि सर अदिश रूप में लिखना होता है, ऐसे लिखेंगे P बराबर Q गुणे 2L, तो ये है आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, इसकी आवश्यकता आगे पड़ेगी, तो इसको हम लोग ध्यान दें। अब प्रश्न उठता है कि सर अगर ये सदिश राशि है तो आपको इसकी दिशा बतानी चाहिए, तो बिल्कुल दिशा बताना चाहिए। तो दिशा बता दूं कि ये ऋणावेश से धनावेश अक्ष के अनुदिश होती है, ध्यान देना, इसी अक्ष के अनुदिश होती है। तो किसकी दिशा है, किस वेक्टर P की। इसको क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल और मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो है नहीं सरल टॉपिक। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार 4 बार देखें, जब तक समझ में ना आए तब तक देखें, और लोगों को सजेस्ट करें कि इसे बार बार देखें, और ताकि क्लास 12th के बच्चों का कल्याण हो। और इस लॉकडाउन के कारण हम आपको बता दूं, ऑफलाइन क्लास जो चलती थी वो अभी सस्पेंड है। जैसे लॉकडाउन ओवर होगा, ये कोरोना एक ऐसा संकट है जो लोगों को बहुत परेशान किया है। तो फ्री हाल ये मैं आपको 5 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये पेपर में कई बार आया है, तो आप लोगों को शुरुआत से लिखना है। तो चलिए प्रश्न हम आपको बोल देते हैं, सुन लीजिए। प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अब इस प्रश्न का जवाब, तो पहले हम यहाँ पर बता दें कि अक्षीय स्थिति क्या है। अक्षीय स्थिति अंग्रेजी में इसे एंड ऑन पोजीशन कहते हैं, इक्वल टू, इसको एंड ऑन पोजीशन, या इसका एक और नाम है एक्सियल पोजीशन, सुनाई दिया, अक्षीय स्थिति। अब कैसे परिभाषा समझाते हैं। ये एक आवेश है, ये दूसरा आवेश है, मान लीजिए ये मान लीजिए कि ऋण आवेश है, और ये मान लीजिए कि धन आवेश है। इसका नाम मान लो B दे दो, और इसका नाम मान लो A दे दो। अब अगर इनको मिला दो तो ये जो लाइन है इसे अक्ष कहिए, वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष। अब AB वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा, क्योंकि ये समान परिमाण के हैं और प्रकृति क्या है, विपरीत। ठीक है, तो अब परिभाषा हो जाए कि ऐसा कोई बिंदु जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह इसी अक्ष पर स्थित हो, तो उस बिंदु को इस द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। वीडियो पॉज करके सुन लीजिएगा। तो मान लीजिए कि हम इसी को आगे ऐसे बढ़ा दें, और ये एक बिंदु की मैंने कल्पना किया, ये बिंदु है P, अब उसी अक्ष पर है, इसलिए इसे अक्षीय स्थिति है। तो जब कोई बिंदु जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस अक्ष पर ज्ञात करनी हो, तो उस बिंदु को इस द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। क्लियर है ना। तो अब इसकी लंबाई जो है हमने 2L मान लिया। अब कहोगे सर ये बहुत पास है, तो चूंकि और ये बहुत पास होना चाहिए, वो बहुत पास दिख रहा है, तो नियम से दूर होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो चित्र बनाने के लिए चूंकि जगह चाहिए, तो आप लोग कॉपी में बढ़िया बना लीजिएगा, ठीक है ना। और इस तरह से चित्र बनाने के बाद इसके बीचों बीच बिल्कुल मिड सेक्शन से मध्य बिंदु, मान लिया मध्य बिंदु का नाम क्या है, O, और इससे इस केंद्र के इस O से R दूरी पर इस बिंदु P की कल्पना किया। क्लियर है। तो अब आपको लिखना क्या है, सुनिए। लिखेंगे माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। इसको आप लिख लेंगे, सुनाई दिया। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जहां द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, वीडियो पॉज करके इस लाइन को प्रॉपर लिखेंगे कॉपी में, और इसी तरह से बोर्ड में भी लिखेंगे।
जहां द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिख लिया। अब शुरुआत करेंगे। तो भाई हमारे पास दो आवेश हैं और मान लेते हैं इस बिंदु P पर एकांक उत्तरी ध्रुव रखा है। एकांक उत्तरी ध्रुव रखा है। तो एकांक उत्तरी ध्रुव रखा है जिसका परिमाण बहुत कम है। ये इतना प्रभाव नहीं दर्शा सकता कि इसको पुश कर पाए, लेकिन ये उसको पुश कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब उस पर बल लगा सकता है। तो जब दो आवेश हैं तो इसका भी इसका क्षेत्र होगा और इसका भी आवेश का क्षेत्र होगा। तो ये क्षेत्र और ये क्षेत्र दोनों मिलकर के इस आवेश पर अपना अपना विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले प्लस क्यू के कारण और फिर बाद में माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और फिर इस पर सदिश के नियम के द्वारा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, जिसके लिए क्लास 11th में हम लोगों ने प्रॉपर सदिशों का जोड़ना और घटाने का नियम पढ़ लिया। हालांकि घटाने का नियम नहीं होता, जोड़ने भर का नियम होता, फिर भी घटाना भी जोड़ने से बना है। तो यहाँ पर हम लोग इसका उपयोग करके लिखेंगे। तो शुरू करते हैं, फिर इसके बाद शुरू करें और जरूरी नहीं कि प्लस से ही लिखें, हम माइनस से भी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण, जैसा बोल रहा हूं उसी तरह से नीचे से लिखेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हालांकि कुछ ऐसे हम लिख पाते हैं कापियों में कि बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको लिख लिया और उसके बाद इसका नाम दे दिया E1। देखो 2 है इसलिए एक का नाम E1 और फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान, तो Q का Q नाम ही है, अपान इनकी दूरी, तो दूरी है AP²। ये हो गया परिमाण। अब आप लिखेंगे यहां ब्रैकेट में, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक हमने पढ़ा रखा है, लोग देख लेंगे, ठीक है। अच्छा ये तो परिमाण हो गया, अब दिशा भी बनानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, दिशा बताना हो तो यहाँ ब्रैकेट में बनाइए। और ये देखिए आवेश प्लस में है और यहाँ भी एक अंक आवेश है प्लस में। तो जब समान परिमाण के होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और दिशा बताना हो तो न्यूटन कूलाम का नियम लगाइए और लास्ट में देखिए लिखा है कि यह दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, इसकी दिशा इस दिशा होगी। क्यों? क्योंकि इसको इस तरह से प्रतिकर्षित कर रहा है। तो इसकी दिशा का नाम मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? वेक्टर E1 से। यानी दिशा हो गई A से P, यहाँ लिख देंगे AP, वेक्टर AP के अनुदिश। जैसा लिख रहा हूं इस तरह से लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है। इतना लिख देने के बाद अब इस AP का मान ढूंढना है। तो बहुत सरल है, देखिए हमारे पास OP का मान मालूम है R है और ये टोटल लंबाई 2L है। तो 2L में अगर ये इतनी आधी लंबाई L, इतनी भी लंबाई आधी L, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस OP को कैलकुलेट करना चाहें तो R है और इस OA को कैलकुलेट करना चाहें तो L है। अब हम AP को निकालना चाहें तो OP में OA घटा दें। देखिए ये हो गया OP, छुपा दे इतना तो मिल जाएगा AP। इसका मतलब है कि AP का मान इस OP माइनस OA। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? इस AP जगह तो नीचे लिखेंगे आप लोग। तो मैं आशा करता हूं कि तुम लोग ये लिख चुके हो, अब नीचे लिखोगे, मैं यही मिटा के काम चला देता हूं। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? AP की जगह पर OP माइनस OA और इसका क्या लिख देंगे? होल स्क्वायर, क्योंकि बाहर होल स्क्वायर लगा था। ये नीचे लिखेंगे जहां पर लिख चुके उसके नीचे। अब मान रख देंगे, तो मान रखिए, उसे मिटाना दीजिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे OP का मान देखो, इसमें तो साफ साफ झलक रहा है R और OA का मान देखो लिखा है L, अब बाहर होल स्क्वायर। ये हो गया मान लो समीकरण 1। तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है और दिशा तो लिखा था। चलते हैं इसी प्रकार से इस आवेश के कारण। ये आपने नोट कर लिया। अब लिखेंगे, सुन के लिखेंगे कॉपी में। बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दिए। अब उसके बाद लिखेंगे, आप नीचे लिखेंगे, मैं इसे मिटा करके लिख रहा हूं। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां तक सही है।
अब इसका मान हो जाएगा BP। ये देखो मैं यहाँ पर लिख दिया BP का स्क्वायर, बात समझिए, BP का स्क्वायर। ये नीचे नहीं लिखेंगे हम, उसी में एडिट कर रहे हैं, तो आप लोग नीचे लिखते जाएंगे, ये नहीं सर मिटा के उसे लिख रहे हैं। अच्छा, अब ये हो गया। यहाँ कहोगे सर ये इसकी दिशा, तो दिशा लिखना पड़ेगा। ये देखो B पर जो आवेश है ऋण में है और P पर जो आवेश है वो धन में है, और धन ऋण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। इसका मतलब इसको ये अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा। इसकी दिशा हो जाएगी इस प्रकार, इसकी तरफ। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, वेक्टर E2। क्लियर है। तो बिंदु P पर ये दिशा हो गई E2 और E1। तो ये दिशा किधर होगी, P से B की ओर। यहाँ लिखेंगे PB, वेक्टर PB के अनुदिश, ब्रैकेट पर, इसको नीचे भी लिख सकते हैं। अब इस PB का मान लिख दें, तो PB का मान बहुत सारा, फिर उसी तरह से देखो OP का मान मालूम है, OB जोड़ दें, OP प्लस OB, तो तुम्हारा हो जाएगा BP। तो चलिए इसी में मैं लिख देता हूं, आपको अलग से लिखना है। यहां पर मान हो जाएगा OP प्लस OB का वर्ग, ये लिख दिया। अब OP में OB का मान रख दीजिए, अपने आप मान हो जाए। तो क्या मान हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे, OP का मान है R, ये देखिए OP का मान है R और OB का मान है L, प्लस चिन्ह लगा स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा E2। इसको अगर हम समीकरण क्या मान ले, 2, और पहले वाले को समीकरण मान लो 1। तो हमने इस बिंदु P पर इसके कारण भी मान निकाल लिया, इसके कारण भी मान निकाल लिया, ये प्रॉपर लिख दिया समीकरण 1 और 2 से, ये प्रॉपर दिशा भी लिख दिया। अब ध्यान से सुनिए, बिंदु P पर 2 विद्युत क्षेत्र है, लेकिन दोनों की दिशाएं अलग अलग है। अब सदिश का नियम हम लोगों को पढ़े हैं कि यदि किसी बिंदु पर 2 दिशाएं हो तो उसके लिए हम लोग सदिश का पूरा नियम पढ़े हैं। अगर दोनों विपरीत हो तो फार्मूला होता है R बराबर A प्लस B। R बराबर, याद करो 11वीं में, A माइनस B। तो वहाँ माइनस B कहोगे प्लस, तो प्लस नहीं हो, लगाएंगे माइनस। तो यहाँ पर जो बड़ा होगा उसका माइनस, वो उसको पहले लिखेंगे, जो छोटा होगा बाद में। तो A माइनस B, और B माइनस A भी हो सकता है, तो जो बड़ा है उसी को लिख दे। तो जो बड़ा है वो कैसे पता चले, तो बड़ा सिंपल सी बात है, पता लगाना हो। तो ये आवेश इसके पास है, इसका मतलब इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, ये दूर है, इसका प्रभाव कम होगा। कैसे, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इनवर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब जो जितना ज़्यादा दूर होगा उसका प्रभाव कम होगा। तो अगर ये दूर है, इसका प्रभाव कम होगा, यानी इसका प्रभाव इस पर कम होगा, इसका प्रभाव इस पर ज़्यादा होगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है कि अगर हम इस समीकरण 1 को 2 में देखें, तो इस वाले में प्लस लिखा है नीचे और उस वाले में लिखा है माइनस। तो जो प्लस लिखा है मान बढ़ जाएगा, तो इसको ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करेगा तो छोटा हो जाएगा, वो वाला माइनस होगा तो छोटा हो जाएगा, और उसको कम पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका मतलब है कि E2 इस स्थिति में छोटा है और E1 बड़ा है। इतना लिखने के बाद हम लोग ने दिशा देख लिया। अब हम आपको कह रहे हैं कि आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, लिखेंगे चूंकि E2 बड़ा है मॉड में, वेक्टर E2 बड़ा, मॉड ऑफ E2 वेक्टर की बात कर रहा हूँ, बड़ा है मॉड ऑफ वेक्टर E1, है ना, यानी E2 का परिमाण E1 के परिमाण से बड़ा है, तथा दोनों एक ही रेखा पर स्थित हैं। ये ध्यान से सुनिए और लिखते जाइए, दोनों एक ही रेखा पर स्थित हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दिया। तो उसके लिए सूत्र है R बराबर A माइनस B। तो यहाँ पर E बराबर R पे और E2 माइनस E1। अब E2 की दिशा देख लो पीछे, कौन बड़ा है, E2 बड़ा है कि E1? नहीं, गलत हो जाएगा भैया, E1 बड़ा है E2 से। देखो यहाँ पर ये गलती जो है आपको नुकसान कर देगी, इसलिए आपको ध्यान से रखना है, प्लस वाले का प्रभाव ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि E1 माइनस E2 लिखना पड़ेगा। तो जो बड़ा है उसकी दिशा, तो बड़ा E1 की दिशा अगर आप नोट करें तो क्या है, E1 की दिशा है O से P की ओर, यानी यहाँ लिखेंगे OP के अनुदिश। अगर गलत लिख दिया तो आपको ध्यान देना चाहिए और गलत नहीं लिखना है, भला, राइट। तो E1 का मान E2 का मान समीकरण 1 2 से रखने पर
लिख दीजिए। समीकरण 1 और 2 से E1 E2 का मान रखने पड़ते। ये आपने देखिए मान रखा है। देखिए इस वाले में माइनस है और फिर E2 वाले में ये प्लस है, तो बस मान रख देते हैं। अब यहाँ जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए और उसके बाद कैंसिल कर दीजिए। तो आई थिंक देखो तो Q दोनों में से कॉमन है और 4 पाई एप्सिलॉन 0 के भी कॉमन है। 1 बटा कितना बचा, R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये तो आपसे समझ में आ गया होगा। एलसीएम लेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, इसको यहाँ पास मल्टीप्लाई कर दिए। ये देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो R प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपान में a माइनस बी, ए प्लस बी से ए स्क्वायर मतलब R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट है। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए और इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के खोल दीजिए और बीच में चिन्ह लगा दीजिए माइनस, और जो भी कैंसिल हो कैंसिल कर दीजिए और जो ना कैंसिल हो उसको उतार लीजिए। एक तरीका। दूसरा तरीका है इस पूरे को a मान ले, इस पूरे को b मान ले, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखो आप लोग जानते हैं, अभी 2 मिनट पहले बताया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी a प्लस बी। तो इस पूरे को मैंने a मान लिया, इस पूरे को b मान लिया, तो देखो क्या बन जाएगा, जो बन जाएगा कुछ इस तरह से। तो e बराबर q बटे, ध्यान दीजिए a और माइनस b, एक जगह पे है r प्लस एल और फिर माइनस, तो माइनस और b r माइनस एल, तो r माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर इंटू का साइन a प्लस बी मतलब r प्लस एल, r प्लस एल और प्लस, इसका मतलब है प्लस और r माइनस एल, स्क्वायर नहीं लगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जो कटे काट दीजिए, ये भी एक तरीका है। ये देख सकते हैं r से r क्या हो गया, यहाँ से l से l क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो q गुणे l कितने है 2l और r कितने 2r, अब बटे में देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। समझ रहे हैं, E बराबर राइट है q गुणे 2l, हम लोगों ने अभी पढ़ा q गुणे 2l जो होता है, इसको लिखने के बाद लिखेंगे परंतु q गुणे 2l बराबर p, इसको बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव, तो यहाँ लिख देंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। राइट, तो q गुणे 2l की जगह पे क्या लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण E बराबर p, इतना p और गुणे में 2r, तो 2r और बटे में ये लिखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा परिमाण है। अब ये कहते हैं कुछ लोग कि सर इतना अच्छा लिखिए कि थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो, तो कोई बात नहीं, इतना लिखने के बाद तरीके से लिखते हैं, तो ये E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2pr बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आप इसको डिब्बा में पैक कर लीजिए और समीकरण इसको 3 मान लीजिए, डिब्बा मतलब इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट बना के लिख दीजिए, और यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा लिख दीजिए। तो लास्ट में एक बार दिशा फिर लिखना पड़ेगा, तो इसकी जो दिशा है आप लोग देख लीजिए, इधर माइनस आवेश था, इधर प्लस, तो माइनस से प्लस आवेश और वह अक्ष के अनुदिश है, तो यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भी यही दिशा है, ऋण से धन की ओर। इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक ही दिशा के अनुदिश होते हैं। क्लियर है, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब यहाँ पर कभी कभी छोटा मान निकालना, तो आप लिख सकते हैं कि यदि वैद्युत द्विध्रुव का आकार छोटा है, वैद्युत द्विध्रुव का आकार छोटा है या परीक्षण बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव से बहुत दूर है, अर्थात L इज लेस देन R, तो
एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में, एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। नगण्य बोला जा रहा है, नगण्य माना जा सकता है। नगण्य होता नहीं, मतलब उसको हम इग्नोर नहीं करें, पर माना जा सकता है। जैसे अब मैं ये कहूँ कि मेरी तुलना आप जो है धीरूभाई अंबानी से करिए तो बिल्कुल नगण्य है हम, यानी उसके जो संपदा है, उसका जो व्यवहार है, उसका जो लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी है, वो मेरी नहीं है, इसलिए हम उसकी तुलना में नगण्य है। पर ये नहीं कि मैं उसकी मेरा अस्तित्व नहीं है, इसका भी अस्तित्व है, इसका भी अस्तित्व है, इसकी तुलना में इसका मान कम है। तो इसको छोड़ देने पर तो आप लिख दीजिए नगण्य माना जा सकता है। अतः ई बराबर सूत्र ही रहेगा 1/4πε0 के 2πr। अब देखो इसको छोड़ दिया था, आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर की घात में कितना 4, एक आर से क्या हो गया, तो इसका मतलब है 2p बटे कितना बचा r³। ये भी अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, लेकिन जब वैद्युत द्विध्रुव अल्प हो, छोटा हो तब। राइट है, तो आई थिंक ये आपसे बन गया। लास्ट में लिख देंगे आप लोग कि इसको समीकरण मान लेंगे 4 और लिख देंगे कि समीकरण 3 समीकरण 4 वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, जिसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश के अनुदिश होती है। इतना लिखने के बाद आप लोग या ये भी लिख सकते हैं, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के अनुदिश होती है। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम।